हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह। और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कॉमर्स में वाणिज्य में पाठ्य योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कॉमर्स में वाणिज्य में पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना लेसन प्लान कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाते हो, उस डेट को आपको दिनांक में यहाँ पे मेंशन करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस भी विषय में आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बना रहे होते हैं, उस विषय को आपको विषय में डिनोट करना होता है, लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है कॉमर्स। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पीरियड में हमने लिखा हुआ है सेकंड। इसका मतलब है कि हमें बच्चों को टीच करने के लिए सेकंड पीरियड मिला है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बनाते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में डिनोट करना होता है, लिखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 10th। इसका मतलब है कि हम 10th क्लास के लिए अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हैं उप विषय। अगर आपका उप विषय है तो आप लिखोगे, अदरवाइज आप उप विषय नहीं लिखोगे। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने एक उप विषय में अकाउंट्स को लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान, पाठ्य योजना बनाने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है समन्वय, इसलिए हमने प्रकरण में समन्वय लिखा है। प्रकरण से मैं बता दूँ, ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है, छात्रों को कॉमर्स विषय के प्रति रुचि जागृत करके समन्वय के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है, छात्रों को समन्वय से होने वाले लाभों से अवगत कराना होता है। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है, छात्रों को समन्वय की जांच करने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे है, छात्रों को समन्वय के चार्ट का प्रदर्शन करने योग्य बनाना। पांचवा पॉइंट हमारे यहाँ पे है, छात्रों को समन्वय की प्रकृति को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है, छात्रों को समन्वय का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट्स है, छात्रों को समन्वय को श्रवण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को समन्वय की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है, छात्रों को समन्वय को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है, छात्रों को समन्वय के विषय में तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है, कौशलात्मक उद्देश्य में छात्रों को समन्वय से होने वाले लाभों व हानि को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है।
ब्लैक बोर्ड में आप जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि पूर्व ज्ञान क्या होता है। जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो, छात्र समन्वय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। उसके बाद आप छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछने जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, उत्पादन के कौन से साधन है। तो छात्र आंसर देते हैं भूमि, पूंजी, उद्यमी आदि। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो छात्र आंसर देते हैं लाभ कमाना। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, अधिक लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो छात्र आंसर देते हैं लागत को कम करके। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, सफल व्यवसाय के लिए क्या आवश्यक है। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल ही नहीं पता है। चौथे क्वेश्चन के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम समन्वय के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो एक लाइन, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, जिसके लिए 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आप बना देंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम व्याख्या कर लेते हैं। किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं में एकता बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयत्नों की सुव्यवस्था को समन्वय कहते हैं। यह समन्वय विभिन्न कर्मचारियों, विभिन्न विभागों एवं प्रबंध व मजदूर के बीच होना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर सभी व्यक्तियों को समन्वित करके कम से कम लागत पर संस्था के अधिक से अधिक उद्देश्यों की निश्चित रूप से वृद्धि होगी। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, समन्वय का अर्थ सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं में एकता बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयत्नों की सुव्यवस्था को समन्वय कहते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, समन्वय किसके मध्य होना चाहिए। तो छात्र आंसर देते हैं विभिन्न विभागों के मध्य होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, समन्वय क्या है। तो छात्र आंसर देते हैं क्रियाओं में एकता। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए 4 कॉलम फिर से बनाएंगे। पहला कॉलम आप बना देंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। और चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप
व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो हम व्याख्या कर लेते हैं। पहला, कार्यों की एकता। आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन में विभिन्न कार्य विभिन्न कर्मचारियों एवं समूहों द्वारा किए जाते हैं, इसलिए कार्य के सफल संपादन के लिए उनमें समन्वय आवश्यक है। दूसरा, समन्वित प्रयास। विशिष्टीकरण आधुनिक युग की एक विशेषता है। प्रत्येक कर्मचारी कार्य विशेष का एक छोटा अंश ही पूरा करता है। तीसरा, विभागों की अर्ध स्वतंत्र रूप। उपक्रम के विभिन्न विभाग स्वयं में एक स्वतंत्र इकाई है। प्रत्येक विभाग अपने विभाग का विकास करता है। इस प्रयास में विभिन्न विभाग स्तर पर होते हैं। समन्वय पहला समन्वय व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों की सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था है। दूसरा, समन्वय निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, समन्वय प्रबंधकों का एक नियमित दायित्व है। चौथा, समन्वय नियोजित एवं सुविचारित प्रयासों का परिणाम है। पांचवा, समन्वय में समय निर्धारण, संतुलन व एकीकरण शामिल किया जाता है। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे बहुराष्ट्रीय निगम की व्यवस्था। पहला, कार्यों की एकता। दूसरा, समन्वित प्रयास। तीसरा, विभागों का अर्ध स्वतंत्र रूप। समन्वय की प्रकृति। पहला, क्रमबद्ध व्यवस्था। दूसरा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और तीसरा, नियमित दायित्व। चौथा, नियोजित प्रयास। समन्वय व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों की सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था है। समन्वय निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। समन्वय प्रबंधकों का एक नियमित दायित्व है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न को कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं कॉलम। तीसरा कॉलम और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। छात्र अध्यापक क्रियाओं कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, समन्वय कैसी प्रक्रिया है? तो छात्र आंसर देते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, समन्वय किसका दायित्व है? तो छात्र आंसर देते हैं समन्वय प्रबंध का दायित्व है। उसके बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृहकार्य देंगे। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो छात्र समन्वय व उसकी प्रकृति के बारे में पढ़कर आएंगे। इस तरह से आप इजी और आसानी ढंग से कॉमर्स में वाणिज्य में लेसन प्लान पाठ्य योजना खुद से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेक श्योर फ्रेंड्स, ज़रूर आप इस लेसन प्लान को खुद से बनाने के लिए ट्राई करिएगा। इस वीडियो में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना प्यार जिस तरीके से आप मुझे देते आए हैं उसी तरीके से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।